नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट रो विद एजुकेशन में। आज मैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एंशियंट हिस्ट्री से ये टॉप क्वेश्चन उठा के लाया हूं। एक ही वीडियो में कराने वाला हूं, इसी वीडियो में। और ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन में जहाँ जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया वो कुछ मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। ये लगा लिया है SSC GD वगैरह, कुछ में मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, तो ये यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर पक्का आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ 10 नंबर तो पक्का ही हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, चाहे SSC हो, GD हो, CGL हो, CHSL हो, एपकैट, NDA, UPPCS, स्टेट, ऑल किसी में भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आप इसकी मत करना। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो है ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। ये पाकिस्तान में वर्तमान में है मोहनजोदड़ो। इसकी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और चलते हैं हम आगे। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और साथियों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। ये 1921 में की थी। कितने में? दयाराम साहनी ने की थी और ये 1921 में की थी। याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। जो मोहनजोदड़ो है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा है इसकी खोज मतलब दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये इससे मैं कुछ पॉइंट बता दूं आपके लिए। जो जैसे जो सिंधु घटना जो हड़प्पा है, ये है सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा के ये 1919 में खोजा गया था। और ये इसका जो क्या कहते हैं, ये अभी तक वर्तमान में जैसे अगर बात करें तो ये पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण एशिया के कुछ भागों तक ये स्थित है। और ये इसकी जो खोज है, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसका जो फला फूला मतलब ये कब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आया था वो 2500 ईसा पूर्व में। तो कितने दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व में ये अस्तित्व में आया था। और इसके बाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ वगैरह आई थी। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तब ये हड़प्पा सभ्यता गुम हो गया था। तो दयाराम साहनी है 1921 में इसकी खोज की थी, याद रखना। अभी हमारा आगे क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है हमारा साथियों, इशादाबाद संयावाद किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से, जैसे इसका ये जैन धर्म से संबंधित है। ईसायावाद ईसायवाद है, संशयवाद है, जैन धर्म से संबंधित है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे साथियों? तो ये मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। जैसे आपने देखा होगा साथियों, जो पशुपति हैं, जैसे आपने बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता से वो चित्र देखे हुए हैं, जैसे दीवार पे बने हुए पशुओं की तरह। तो पशु पल्लव, जैसे हम आपको बता दें, पशुपति मतलब भगवान, ऐसा पुरातत्वविद और इतिहासकारों का मानना है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सभ्यता, ये क्या भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशु, यानी कि पशुपति की ये स्वामी थे, तो उनकी पूजा करते थे। आगे चलते हैं। आगे हमारा जैसे क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे को नहीं जानते थे, बाकी ये हथियार बनाते थे जैसे पत्थर के और लकड़ी के, इनके पास वो हथियार थे, वो ये लोहे को नहीं जानते थे उस समय। और हमारा छठा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये एक चित्रकला चित्रात्मक कार की थी। जैसे ये एक चित्र में लेके आया हूँ, इस तरह की जो लिपि है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। आगे चलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कांस्य युग से संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से। साथियों इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD एंड अपकेट NDA, और इसे पीसीएस में भी पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? तो वो कांस्य युग से संबंधित है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। मैं बात करें जो सिकंदर ने हाइडे स्पीच विसराता, इसको जो हाइडे स्पीच है ना, इसको विसरता के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइडे स्पीच के युद्ध में किसे पराजित किया था सिकंदर ने? तो पोरस। ये पोरस रावी झेलम नदी के पास पोरस एक वहाँ के जो पोरस हैं, इन्होंने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी थी। तो ये सिकंदर, महान सिकंदर, ये पूरी दुनिया पे राज करने के बारे में सोच रहे थे। तो इन्होंने हर बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ते उड़ते सबको सभी राज्य अपने अधिकार में करते हुए ये भारत तक पहुँचे। तो झेलम नदी के तट पर पोरस महाराज पुरुषोत्तम ने टक्कर दी थी सिकंदर के लिए। आगे चलते हैं। जैसे सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया था? तो साथियों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पहली बार भारत में आक्रमण किया था। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो साथियों जो सिकंदर का घोड़ा है इसका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है SSC GD और CGL में, और इसको उसमें भी पूछा गया NDA में। तो इसका नाम है बुकाफेला। तो बुकाफेला ये सिकंदर के घोड़े का नाम है। और सिकंदर का गुरु कौन था? तो साथियों ये अरस्तु है। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। और जो सिकंदर है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। सिकंदर कहाँ का शासक था? जो सिकंदर है वो साथी कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मकदूनिया का शासक था सिकंदर। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया ये मैं कहीं कहीं लिख के लाया हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 10 नंबर तो पक्का ही है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे जैसे सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो महाराज अशोक ने कराए थे ये सांची का स्तूप का निर्माण। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जल्दी से बताइए साथियों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है सबसे पुराना। और साथियों 3 ऋग्वेद और हैं, मैं 2 के नाम और बताना है, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। 3 मैंने बता दिए, लेकिन चौथा ऋग्वेद कौन सा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। जो ऋग्वेद है उनमें से जो चौथा ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये मैंने 3 बता दिए। चौथा ऋग्वेद का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारा 15वां क्वेश्चन है, 15वां, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको पनिषद से लिया गया है। मुंडको पनिषद से लिया गया है जो सत्यमेव जयते है ना, ये मुंडको पनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं साथी। आगे हमारा क्वेश्चन है 16। ये क्या है? शंख संवत कनिष्क के राज्यारोहण। जो शंख संवत है ना, ये कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि बताइए काफी। तो 78 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? जो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। 18वां क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था, वह कौन सा था?
जल्दी से बताइए साथियों। तो ये दशराग युद्ध था, वैदिक काल में प्रथम युद्ध लड़ा गया था दशराग। आगे चलते हैं जैसे साथियों हम आपको बता दें, और वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, ये स्टाइल लगा लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जो वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है, तो वो इंद्र हैं। इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। और एक मिनट आगे, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और चौथा मैंने आपसे पूछा है, तो वेदों की संख्या चौथे में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर देना। और 21वां, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए। जो विष्णु है, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है, तो कल की अवतार के रूप में जन्म अभी तक नहीं हुआ विष्णु भगवान का। विष्णु और रेशम मार्ग का संस्थापक कौन थे। जो रेशम मार्ग है इनके संस्थापक कनिष्क थे। और योग दर्शन के संपादक कौन थे, तो पतंजलि साथियों वो योग दर्शन के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये। और आगे चलते हैं, जैसे 24वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्हीं ने जो नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को बनाया था। इन्होंने संपूर्ण खंड भारत का निर्माण किया था। आगे चलते हैं, जो मेगनेस्तीन है, मेगस्नीच ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगनेस्तीन किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो साथियों ये सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसलिए देखो साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेगनेस्तीन ने एक पुस्तक लिख ली थी जिसका नाम है इंडिका पुस्तक, वो मेगनेस्तीन जी ने लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस याद रखना, देखो इंडिका मेगनेस्तीन ने और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है आगे 30वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का पता महावीर स्वामी का जो महावीर स्वामी है इनकी माता पिता का नाम क्या है। तो इनकी माता का नाम है त्रिशला और पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी है इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जन्नी ग्राम में हुई थी। और ये आपको कमेंट में आंसर देना, जो महावीर स्वामी थे ये कौन से तीर्थयात्री थे। और आगे चलते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और हम आगे चलते हैं, जैसे महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था, तो ज्ञातक या जांत्रक था। इनके कुल का नाम क्या था, जातक या जांत्रक। और जैसे 34वां क्वेश्चन है हमारा, महाभाष्य के लेखक कौन थे, पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। साथियों याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिका पुस्तक के कौन लिखते हैं, मेगनेस्तीन। और इसके क्या कहते हैं, राक्षक के कौन लेखक थे साथियों, तो राक्षक के कौन लिखते थे, विशाखा दत्त। और जो क्या कहते हैं, महाभाष्य के पतंजलि। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था, जल्दी से बताइए। जैसे महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य
प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। आगे जैसे 37वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण इसी घटना के देखकर महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इनका पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था इन्होंने। और 38वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? तो इनने प्रथम जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। अब महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मैंने बताया ना, जो बोध गया, जहाँ पे बोध गया उरुवेला और बोध गया। और हमारा 40वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। देखो, महात्मा बुद्ध का नाम लुम्बिनी में हुआ था। ये महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति थी वो बोध गया में की थी। आगे चलते हैं, जैसे हम साथियों रिवीजन कराते चलते हैं, आपको अच्छे से इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। तो आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके घोड़े का नाम था। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश था। जब मगध था तो मगध में प्रथम शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। और मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंशी था। और भारतीय दर्शनों में शस्त्रों या संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? सारी 6। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो सिकंदर एक यूरोपीय ऐसा मात्र पहला शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था। पहली यूरोपीय शासक था ये सिकंदर। आगे चलते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी ये प्रथम महिला थी। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित्र की रचना। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती में किया था इन्होंने, जो अपना सर्वाधिक समय वो कहाँ किया था? श्रावस्ती में। और बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? तो 2 शाखाएं, हीनयान महायान ब्रजयान। एक साथियों जैसे इनकी 2 शाखाएं मानी जाती हैं, हीनयान एंड ब्रजयान। लेकिन वो हीनयान और महायान, हीनयान वो है जो बुद्ध की इसमें शिक्षा से प्रेरित होते हैं, इसमें शिक्षा है। और इसमें महायान में क्या कहते हैं, इसमें मतलब ग्रंथ हैं, मंत्र वगैरह। और इनके एक ब्रज है और 2 और मैंने देखा था, तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे 5 मिले थे, लेकिन प्रमुख मतलब 2 ही हैं, हीनयान महायान और तीसरा एक ब्रजयान है, ये मैंने पढ़ा था। और 2 मैंने और पढ़े थे, थेरवाद नवयान। याद रखना, अगर कहीं मिल जाए तो आप टिक कर लेना। वैसे प्रमुख हीनयान एंड महायान ही है। आगे चलते हैं, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? जो बुद्ध हैं, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो कौन थे? बिम्बसार थे, उदयन, प्रसेनजिन व प्रद्योत थे, ये समकालीन शासक थे। आगे चलते हैं, बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। और बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और बुद्ध के
उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना हुई थी, तो वह घटना का नाम क्या था? उस घटना का नाम था धर्मचक्र प्रवर्तन। ये बुद्ध के उपदेश को सुनकर 5 ब्राह्मणों ने बौद्ध बन गए थे, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उस घटना के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, तो इनकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। और बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था, और राहुल बुद्ध के पुत्र का नाम था। आगे चलते हैं। आगे जैसे हमारा 55वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल के संबंधित थे जो बुद्ध हैं। और प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है, वो प्राचीनतम है। और प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ, जो प्रथम बौद्ध संगीत है वह कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में बनी? चलिए, तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीत है वो राजगृह में हुई थी, और अध्यक्षता मतलब महाकाश्यप अज्ञातशत्रु के अध्यक्षता में ये काल बनी थी। इनके काल में महाकाश्यप और अज्ञातशत्रु के। अब जो 58वां क्वेश्चन है हमारा, जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुई थी? तो साथियों ये भी एक स्थूलनंद प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वो स्थूलनंद और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जैन धर्म अपना लिया था। आगे चलते हैं। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जो प्रथम जैन समिति का आयोजन वो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे जैसे 60वां क्वेश्चन है हमारा साथियों। 60वां क्वेश्चन, पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था? कनिष्क ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि है, ये किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि था। पंचमहाचिन्ह, तो साढ़ पंचमान चिन्ह है वो कौन से हैं? तो साढ़ है, कमल है, बोधि वृक्ष है, घोड़ा, स्तूप, ये क्या है? पंचमहाचिन्ह है। और 64वां हमारा क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को कहा जाता है पंचम वेद। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो जो देव स्मृति है वो नवीनतम स्मृति है। 66वां हमारा क्वेश्चन है, वेद का नाम बताओ। अर्थवेद, जो नवीनतम वेद है, सबसे नवीनतम वेद का नाम है अर्थवेद। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदनंद ये नंद वंश के संस्थापक थे साथियों। और अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना मेरे प्यारे भाई बहन। आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना। द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ और किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने एक साथ जो 68वां 68 क्वेश्चन है इसको एक साथ 3 क्वेश्चन बना दिए एक ही क्वेश्चन में। देखो, जो द्वितीय बौद्ध संगीत है ये कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मतलब किसकी अध्यक्षता और किसके काल में? तो देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी तो वो वैशाली में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सापकमी की अध्यक्षता में हुई थी। और काल सापकमी काल में बनी थी ये द्वितीय बौद्ध संगीति। और आगे चलते हैं, जैसे
हमारा 68वां क्वेश्चन है, वो 69वां, द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुई थी? जो द्वितीय जैन समिति है वह कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी में आयोजित थी। देखो बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और साब कमी की अध्यक्षता में, और काल भी इन्हीं की काल में बनी थी, साब कमी की। और द्वितीय जैन बौद्ध समिति आयोजन वल्लभी में हुआ था। और त्रिपिटक है, जो त्रिपिटक है वो इस सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, देखो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो क्या है? त्रिपिटक है, इनको त्रिपिटक बोलते हैं। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्टार लगा लो मेरे प्यारे भाई बहन। आइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में बनी? तो देखो मैंने एक क्वेश्चन 3 बार पूछे। देखो जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किन के काल में बनी थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो भोगलीपुत्र तीर्थ में बनी थी। और किसकी काल में बनी थी? तो अशोक के काल में बनी थी। और अध्यक्षता अशोक की अध्यक्षता में ये तृतीय बौद्ध संगीति बनी थी। तो याद रखना, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, और तृतीय भोगलीपुत्र तीर्थ, और जो अध्यक्ष हैं द्वितीय के वो सबकामी हैं, और तृतीय के अशोक हैं। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। और ये और जो मतलब पाटलिपुत्र में बनी थी, जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता थी, ये कंफ्यूज, जो भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता थी और अशोक के काल में बनी थी। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे। इन्होंने ही जो जैन धर्म की स्थापना की थी। और साथियों, आपको कमेंट में एक मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, चौथा ऋग्वेद का नाम बताना था आपको। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद मैंने बता दिया। चौथा ऋग्वेद का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना था, और ये बताना था जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे। स्थापना ऋषभदेव ने की। अंतिम जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देना। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे हमारा क्वेश्चन है चौथा, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, अंग हैं, उभंग हैं, उपंग हैं और प्रकीकरण हैं। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार तो पार्श्वदेव थे, वो पार्श्वदेव तीर्थकार थे। और जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं थी, जैन धर्म थे वो जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं साथियों? तो जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर साथियों जो कपड़े पहन के मतलब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और ये नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर ये। और हमारा 77वां क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से। और चरक, नागार्जुन, अश्व घोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? देखो चरक, नागार्जुन, अश्व घोष, वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। आगे
चतुर्थ तो चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ और किसकी अध्यक्षता किसके काल में बनी? तो साथी ये कुंडल दत्त में ये समिति में चतुर्थ समिति हुई थी और इनकी अध्यक्षता किसकी आपको बताना है। आपके पास 3 ऑप्शन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? वो चौथी बौद्ध थी। और आपको बताना है एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन देकर जाऊंगा। आपके पास 3 हो गए हैं। और गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो गोदीबाड़ा ये लोथल से प्राप्त हुआ था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र साथी ऋग्वेद से लिया गया और ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है। ये सभी वेदों में से सबसे पुराना ऋग्वेद है। और कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने के श्रवण बेल गोला चला गया था? तो जल्दी से देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने ही जैन धर्म को अपना लिया था। ये जैन धर्म को अपनाने के बाद ये श्रवण बेल गोला में चले गए थे। और उसके बाद इनके पुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके पुत्र बिम्बिसार मौर्य साम्राज्य के राजा बने थे। उसके बाद तीसरे मौर्य साम्राज्य के वो थे अशोक, वो बिम्बिसार के पुत्र थे। आगे हम चलते हैं। जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन, कौन सा वेद गए हैं? तो समवेद है। समवेद कौन सा वेद है? देखो मैंने अब आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना को कौन सा वेद गए वेद है इसमें और कौन सा वेद गद व पद दोनों में हैं बताइए। तो यजुर्वेद है, ये दोनों में वेद गद पद वेद दोनों में है, वो यजुर्वेद है। और किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जल्दी से बताइए। जैसे जो स्थल है वो किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से हुई थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही मोहनजोदड़ो की किसने खोज की थी और कब की थी। आप कमेंट में ज़रूर आंसर देना। ये सबसे पहले ही मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था। और किस वंश को पितृहत्ता यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? तो किस प्रकार के विवाह में वधू का जो मूल्य लिया जाता है? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। वो किस में लिया? असुर विवाह में। आगे चलते हैं। जैसे हमारा 88वां क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर में जो कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशाग वंश का जो वो कनिष्क था, वो कुशाग वंश का शासक था। और ऋग्वेद में कितने मंडल सूक्त व कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद है, इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं? तो देखो साथी, ऋग्वेद है वो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया, सिविल सर्विस में। आगे चलते, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इंडिका है वो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। आगे, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, याद कर लेना आपका। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारस्तान
पार्श्वनाथ। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। सितंबर, मैंने आपको बताया था जो सितंबर है वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर वो नग्न अवस्था में रहते थे। बौद्ध धर्म को कितने वर्गों में बांटा गया? हीनयान, थेरवाद, महायान, ब्रजयान और नवयान, ये 5 हैं। आगे इसमें कई क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं साथियों, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप चिंता मत करें। आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लेनी है और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको चाहे भले 2 स्पीड में देखें पर एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। आपके यहाँ से 10 नंबर पक्के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने कितने युद्ध लड़े थे? तो सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने यहाँ पर होना चाहिए था, सम्राट अशोक ने कलिंग से कब युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पे कलिंग होना चाहिए साथियों, कलिंग से कब युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा था। और सलीकस और चंद्रगुप्त का युद्ध कब हुआ था? तो 303 ईसा पूर्व में हुआ था। जो 303 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं पे 305 ईसा पूर्व लिखा हुआ है साथियों। अगर आपको कमेंट मतलब 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं मिल सकता है 3003 और 3005, कोई एक ही होगा। तो अगर 3005 हो तो आप उसको टिक करना, 3003 हो तो उसको टिक करना। सलीकस और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ था वो 303 हुआ था अभी, लेकिन मैंने कहीं 2-3 जगह देखा था, तो आप याद रखना। सलीकस ने कब से कब तक शासन किया था? तो सलीकस ने 305 से 281 ईसा पूर्व तक किया था। सलीकस को जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था, इसमें सलीकस की हार हुई थी और उसके हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके शर्त रखी थी, जिसमें जितनी भी भारत की जो रियासत थी वो सलीकस के अधीन थी। वो सारी रियासत छोड़ के चंद्रगुप्त को दे दी थी और अपनी पुत्री जो सलीकस हैं, इन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और साथियों इसमें ऐसा माना जाता है कि इनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने एक शर्त रखी थी, जो सलीकस हेलेना थी सलीकस की पुत्री, उसका जो पुत्र होगा वो मौर्य साम्राज्य का राजा नहीं बनेगा, ये भी शर्त थी। तो सलीकस का शासन था वो 305 से 281 ईसा पूर्व था। और ये 100 क्वेश्चन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छाँट के क्वेश्चन लेके आया था। ये बहुत ज़्यादा हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको दिखाया भी है। और ये इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए थे। और यहाँ से जब सोच सकते हैं ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, स्टेट पीसीएस में पूछे गए, और ये एसएससी जीडी वगैरह हर चीज़ जगह पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना और जब एग्ज़ाम देने जाएं ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से 10 से 15 नंबर पक्के हैं, विश्वास करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड सो मच। पढ़ते रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट में आप आंसर देना। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से पढ़ी थी और कमेंट में आंसर भी दिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड सो मच एंड बाय।